गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है असेसमेंट ऑफ हेयरिंग, मतलब एक इंडिविजुअल की हेयरिंग टेस्ट हम कितनी मेथड पे कर सकते हैं। आज पहले हम हेयरिंग टेस्ट की बेसिक थ्योरी स्टडी करेंगे। फिर जो ओपीडी में एक टेस्ट होता है ट्यूनिक फॉर्क टेस्ट, उस टेस्ट के जो डिफरेंट मेथड है, सो मेथड को भी हम स्टडी करके प्रैक्टिकली से अप्लाई करेंगे और प्रैक्टिकल में हमारे हेल्प करेगी हमारे एक दोस्त। लेट्स स्टार्ट। हेयरिंग टेस्ट दो मेथड में किया जाता है, क्लिनिकल टेस्ट एंड ऑडियोमेट्रिक टेस्ट। क्लिनिकल टेस्ट के अंडर में फिंगर टेस्ट, वॉच टेस्ट, स्पीच टेस्ट एंड ट्यूनिक फॉर्क टेस्ट आता है, जिसे हम अभी डिस्क्राइब करेंगे। और ऑडियोमेट्रिक टेस्ट के अंदर सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट यानी जिसमें पेशेंट कोऑपरेशन ज़रूरी होता है, लाइक प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट, स्पीच ऑडियोमेट्री टेस्ट, वेकेसी सेल्फ रिकॉर्डिंग ऑडियोमेट्री टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जिसमें हमें पेशेंट की कोऑपरेशन ज़रूरत नहीं होती है, लाइक इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री मतलब बेरा, जिसमें हमें पेशेंट की कोऑपरेशन नहीं होती है। आज हम ओनली ट्यूनिक फॉर्क की जो डिफरेंट मेथड होती है वो स्टडी करेंगे। ट्यूनिक फॉर्क टेस्ट से हम टाइप ऑफ डेफनेस, मतलब वो कंडक्टिव है ना सेंसोरी न्यूरल है, डिग्री ऑफ डेफनेस जान सकते हैं। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिक फॉर्क होती है, बट ईएनटी में 256, 512, 1024 फ्रीक्वेंसी यूज़ किया जाता है। इन तीनों फ्रीक्वेंसी में 512 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी होता है रूटीनली क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए ईएनटी ओपीडी में यूज़ किया जाता है। क्यों 512 हर्ट्ज को चूज़ किया गया है? क्योंकि वो मिड स्विच फ्रीक्वेंसी है, मिनिमल टोन डीके होता है और उसमें कोई ओवरटोन नहीं होता है, जिससे हमें एक सही रिजल्ट मिलता है। 256 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं यूज़ किया जाता? क्योंकि वो फील होता है ज़्यादा बट वो सुनाई नहीं देता। इसलिए हम इसे ओनली क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन के टेस्ट में यूज़ करते हैं, जो कि 128 हर्ट्ज होता है। और 1024 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को हम कॉक्लिया के फंक्शन जानने के लिए यूज़ करते हैं। अब जानेंगे ट्यूनिक फॉर्क की कौन कौन सी टेस्ट होती है जो हमें परफॉर्म करनी होती है। एक रेनिस टेस्ट, दूसरा वेवर टेस्ट, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट, शॉवेक टेस्ट, बिंग टेस्ट एंड गिलेस टेस्ट। अब हर एक टेस्ट को हम उसके पाथवे, प्रोसीड्यूर और रिजल्ट से जानेंगे। तो फर्स्ट रेनिस टेस्ट। रेनिस टेस्ट में क्या होता है, एयर कंडक्शन को बोन कंडक्शन के साथ कंपेयर किया जाता है। जो एयर कंडक्शन है उसका पाथवे क्या होता है? एयर कंडक्शन का पाथवे होता है साउंड वेव जो है वो पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, फिर मिडिल ईयर ऑसिकल्स, फिर इनर ईयर, फिर ऑडिटरी पाथवे में जाता है, जिसके बाद हम लोग उस साउंड को सुन सकते हैं। और बोन कंडक्शन में हमें इतना पाथवे नहीं जाना होता है, हम डायरेक्टली कॉक्लिया को स्टिमुलेट कर देते हैं, फिर वो वेव ऑडिटरी पाथवे में जाता है और हम उस साउंड को सुन सकते हैं। प्रोसीड्यूर में जब एयर कंडक्शन परफॉर्म करते हैं तब एयर कंडक्शन को वाइब्रेट कराने के बाद उसे हम जो मीटस होता है, मीटस से 2 सेंटीमीटर दूर रखते हैं। उसे टच नहीं कराना होता है पिन्ना के साथ, उसे 2 सेंटीमीटर दूर रखना होता है। फिर हमें कंपेयर करते हैं वो आवाज़ सुन पा रहे हैं, पेशेंट सुन पा रहे हैं या नहीं। और बोन कंडक्शन में हमें जो ट्यूनिक फॉर्क की बेस होती है उसे ट्यूनिक फॉर्क को वाइब्रेट कराने के बाद बेस को मैस्टोइड प्रोसेस के ऊपर रख दिया जाता है। फिर हम उससे पेशेंट से आस्क करते हैं क्या उसे सुनाई दे रहा है या नहीं। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट में एयर कंडक्शन ज़्यादा हो सकता है या बोन कंडक्शन ज़्यादा हो सकता है। अगर एयर कंडक्शन ज़्यादा हुआ तो नॉर्मल कंडीशन हो सकता है या सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। अगर बोन कंडक्शन ज़्यादा हुआ तो वो एक कंडक्टिव हियरिंग लॉस की साइन है और सीवियर सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस की साइन हो सकती है। गाइस, अब वेवर टेस्ट और एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट है जो कि हम दूसरे वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर इस वीडियो में स्टडी करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें रेनिस टेस्ट की जो प्रैक्टिकल है उसे परफॉर्म करनी है। ये हमारा ट्यूनिक फॉर्क है। ट्यूनिक फॉर्क का पहले पार्ट्स जान लेंगे। ट्यूनिक फॉर्क की एक बेस होती है जो आप देख रहे हैं नीचे, एक स्टेम होती है जो नीचे ये है,
फिर शोल्डर होती है, जो सिर्फ इतना सा पोर्शन शोल्डर है, और ये फ्रॉन्क्स है, ये दोनों फ्रॉन्क्स होती है। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी ट्यूनिक फॉर्क दिया जाए और आपसे एग्जामिनर आस्क करे कि ये ट्यूनिक फॉर्क का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो आप अपने ट्यूनिक फॉर्क को अच्छे से अगर देखें तो इसमें फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ रहता है। जैसे मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है 512 फ्रीक्वेंसी। अब हम इससे रिनिस टेस्ट करेंगे। तो कोई भी टेस्ट करने से पहले हमें वाइब्रेट कराना होता है ट्यूनिक फॉर्क को। तो ट्यूनिक फॉर्क हम वाइब्रेट करा सकते हैं अपने एल्बो से, हील ऑफ हैंड, पैटेला और हील ऑफ शू से। बट कभी भी हम इसे कोई ज़्यादा हार्ड सरफेस से वाइब्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा हार्ड सरफेस हुआ तो ओवरटोन प्रोड्यूस करता है और हमें मिसगाइड करेगा। तो ऑलवेज यूज़ योर एल्बो, पैटेला और हील ऑफ हैंड। सो गाइस, आज जो हमारे दोस्त हमें हेल्प करने वाले वो मिस्टर पतलू, हाय। सो गाइस, पहले आपको अपने ट्यूनिक फॉर्क को होल्ड करना है इस तरह पेन होल्डिंग मैनर्स में। कोई भी अगर टेस्ट करो तो पहले उसे वाइब्रेट करना, ट्यूनिक फॉर्क को वाइब्रेट करना होता है। वाइब्रेट करने के बाद आप या फिर अपने पेशेंट जो है उनके मियटस, ये हमारा मियटस है, मियटस के सामने में ऐसे रख सकते हैं। ऑलवेज अगर ये सिटिंग पोजीशन पे है तो इस तरह से रखें, कभी इस तरह से नहीं, ऑलवेज इस तरह 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मियटस, क्योंकि अगर पिनट टच करता है तो वाइब्रेशन स्टॉप हो जा सकता है। और अगर आप मैस्टोइड पे टेस्ट करना चाहते हैं, तो बोन कंडक्शन करना चाहते हैं, तो ऑलवेज मैस्टोइड के ऊपर प्लेस करें अपने ट्यूनिक फॉर्क की बेस को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिनिस टेस्ट फर्स्ट। और एक बात, अगर कोई पेशेंट आता है और यूनिलैटरल उसका हेयरिंग लॉस है, तो पहले जो उसका बेटर ईयर है उसमें आप टेस्ट करना, क्योंकि अगर उसके साथ आपको जो डिजीज़ ईयर है उस कंपेयर करना है। सो हमारे इस पेशेंट में यूनिलैटरल हेयरिंग लॉस है, तो इस कारण है, तो पहले हम इस पे टेस्ट करेंगे, फिर हम इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो नाउ आई एम परफॉर्मिंग द रिनिस टेस्ट। फर्स्ट जेंटली स्ट्राइक ओवर योर एल्बो, then place over the mastoid process. If patient inform you that he is not hearing, then place beside the meatus. Again he inform you that he is stop hearing, then stop the procedure. Again perform the same procedure, strike gently, place over the mastoid process, patient inform you, then place beside the 2 centimeter away from meatus, again inform you, stop the procedure. अब हम रिनिस टेस्ट की जो रिज़ल्ट थे उसमें आ गए। सो हम पेशेंट को टेस्ट किए, टेस्ट करने के बाद अगर हम देखते हैं कि एयर कंडक्शन में वो ज़्यादा सुन सकते हैं, तो मतलब नॉर्मल हेयरिंग है या सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। अगर पेशेंट कहते हैं बोन कंडक्शन ज़्यादा है, तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो सकता है या सीवियर सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम फिर कल अपलोड करेंगे वेबर टेस्ट की और एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन की, और फिर हम अपने पेशेंट के साथ आपको टेस्ट करके बताएंगे कि परफॉर्म कैसे करना होता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।